तो चलो अपना अदर जो डिडक्शन वाला पार्ट था वो हुआ है खत्म। सेक्शन नंबर 36 में हमने पढ़ लिया है, वो पूरा का पूरा एक लंबी लिस्ट है, आपको वो याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 37 की, जो है अपना एडमिसेबल डिडक्शन का सबसे आखिरी सेक्शन। एडमिसेबल डिडक्शन अपने सेक्शन नंबर 30 से लेके सेक्शन नंबर 37 तक आ गया अपना वो चार्ट। सेक्शन नंबर 30 से लेके सेक्शन नंबर 37 तक, तो अपन लास्ट सेक्शन एडमिसेबल डिडक्शन का लास्ट सेक्शन अब पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 37। उसके बाद में हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है? जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन मतलब जो डिडक्शन जो एक्सपेंसेस आपने बिजनेस में क्लेम कर ली है, जो एक्सपेंस आपने बिजनेस में क्लेम कर ली है उसका डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, उसका डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। अब एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कवर्ड इन अंडर सेक्शन 30 से लेकर 36 तक। अब 30 से लेकर 36 तक कोई भी डिडक्शन आपने अगर क्लेम किया होगा तो वो वही सेक्शन में क्लेम कर लेने का, वही सेक्शन में क्लेम कर लिया। उसके अलावा भी उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होंगे, उसके अलावा जो भी खर्चे रहे आपने वो अपन सेक्शन नंबर 37 में क्लेम कर लेंगे, सेक्शन नंबर 37 में उसको क्लेम कर लेंगे। तो सेक्शन नंबर 37 की कंडीशन क्या है? सेक्शन नंबर 37 की कंडीशन ये है कि वो रेवेन्यू नेचर का होना, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं होना। तो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अपन तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना। सेकंड कंडीशन है अपनी होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट फॉर द पर्सनल यूज। तो जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो होली और एक्सक्लूसिवली अपने बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से ही अपने को यूज करने को होना वो एक्सपेंसेस। उसके बाद थर्ड कंडीशन है नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब इन लॉ होना चाहिए सब, जो है लीगली पैसे देने चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रहा कुछ या फिर ऐसे कुछ खर्चे होंगे इलीगल, मतलब अपन ब्राइब दे दी तो इलीगल है, और वसूली के लिए कोई आ रहा है वसूली के लिए अपने एरिया में तो वसूली के लिए उसको पैसे दे रहे तो वसूली करना भी इलीगल है। तो ऐसे जो खर्चे है वो इलीगल है लॉ के थ्रू, कोई भी लॉ के अंडर वो इलीगल है, उसका अपने को यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तीन कंडीशन कौन से? अपने रेवेन्यू नेचर का होना, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज होना, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना। रेवेन्यू नेचर का होना, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज होना, नॉट प्रोहिबिटेड ऑफ लॉ होना। अब आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए जो अपने सेक्शन नंबर 30 से लेकर सेक्शन नंबर 36 के अंदर कवर नहीं वो एक्सपेंस, तो अपने को सबसे पहले वो एक्सपेंस का तीन कंडीशन चेक करना होगा। तीन कंडीशन, एक तो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज होना चाहिए, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पज और रेवेन्यू इन नेचर। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, तो आप ये एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एक्सपेंस अपना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में उसका डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी ऐसे पर्टिकुलर लिस्ट दे के नहीं रखी अपने को, जो भी जनरल डिडक्शन जितने डिडक्शन है, बस कुछ केस लॉ हुए थे कि अपने को ये डिडक्शन अलाउ होना चाहिए या नहीं, तो उसके वजह से उन्होंने एक थोड़ी केस लॉ के वजह से या फिर कुछ जजमेंट की वजह से उन्होंने एक लिस्ट दे के रखी। पर ऐसा जो पर्टिकुलर हमने अलग अलग सेक्शन में पढ़ा, ऊपर सेक्शन नंबर 30, 35 उधर वहां पे उन्होंने पूरा मेंशन करके दिया था, तो वो स्पेसिफिक डिडक्शन थे। यहाँ पे जनरल डिडक्शन की बात हो रही है। जनरल मतलब कोई भी प्रकार का डिडक्शन रहो, कोई भी प्रकार का एक्सपेंस रहो, उसका डिडक्शन हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं, उसका डिडक्शन अब हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए लिस्ट देके रखी, तो लिस्ट से अपन पूरा समझ लेते हैं। जितने भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आने जैसे उतने मैं सारे कवर कर लिए। यहाँ पे लिस्ट आप 2-3 बार पढ़ लो, इसको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं। जैसे डिप्रिसिएशन डेट या फिर सेक्शन नंबर 35 एडी के आपने स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसकी लिस्ट मैंने आपको बोला है कि एक बार थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, पर आपने को जनरल डिडक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। जनरल डिडक्शन याद मत करो, बस आपको एक बार याद, मतलब कंसेप्ट क्या है वो समझ लो इसमें। तो देखो, सबसे पहले अपना एम्प्लॉय की सैलरी या फिर उसको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं अपन, सैलरी दे रहे हैं या फिर उसको कुछ गिफ्ट दे, उसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन, मिल जाएगा क्या अंडर सेक्शन 37? तो यस मिल जाएगा। एम्प्लॉय अपने बिजनेस के रिलेटेड अपन सैलरी दे रहे तो उसका खर्चा अपने को मिल जाएगा। अब सैलरी का डिडक्शन किसी और सेक्शन में अवेलेबल है क्या? नहीं, सैलरी का डिडक्शन किसी और सेक्शन में अवेलेबल नहीं है, पर पीएफ का अवेलेबल है, पेंशन स्कीम का अवेलेबल है, या फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन अपने को सेक्शन नंबर 36 में मिल जाएगा। पर उसके सिवा जो भी हम सैलरी दे रहे हैं उसका डिडक्शन अपने को सेक्शन नंबर 37 में मिल जाएगा। अब सेक्शन नंबर 37 में बिजनेस के लिए होना, होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस यूज के लिए होना और नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना, ये तीन कंडीशन अपने को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिजनेस के रिलेटेड, होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के रिलेटेड है,
अपने जो है लॉ के इन लॉ अपन पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे फ्रॉड करने के चांसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसको जहाँ भी अपने को ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड करने की या फिर झोल वाले चांसेस नहीं, उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। तो देखो सैलरी गिफ्ट टू एम्प्लॉयज, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सैलरी एंड गिफ्ट पेड टू एम्प्लॉयज, इसका जहाँ कंडीशन है अच्छे से एक्सप्लेन करना हो वहाँ पे करके दिया है। अब मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के रिलेटेड खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, हर साल लग सकता है अपने को रेवेन्यू नेचर का खर्चा। और इन लॉ है मतलब अपन एज पर द लॉ पे कर रहे हैं उसको, एज पर लॉ मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं, तो इसका भी अपने को खर्चा अलाउ हो जाएगा। मस्ट बी फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस। अब ये जो खर्चा है अपने का बिजनेस प्रमोशन के लिए होना, बिजनेस प्रमोशन के अलावा कोई प्रमोशन का खर्चा कर रहे हैं हम, उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में नॉन कम्प्लीट फीस, नॉन कम्प्लीट फीस का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा सेक्शन नंबर 28 में चार्जिंग सेक्शन था अपना पीजीपीपी का, वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि नॉन कम्प्लीट फीस जो होती है, नॉन कम्प्लीट फीस जो होती है वो अपन पीजीपीपी के इनकम में कंसिडर कर लेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, यहाँ पे नॉन कम्प्लीट फीस, अब नॉन कम्प्लीट फीस तो अगर मेरे लाइन जरूरत नहीं, समझो मेरे कोई बिजनेस है और मैं बीबी सर को भर वरना सर रिस्पेक्टेड सर आपने डीटी के अभी फिलहाल में, तो यहाँ पे मैं उनको नॉन कम्प्लीट फीस दे रहा, मैं उनको नॉन कम्प्लीट फीस दे रहा हूँ। अब नॉन कम्प्लीट फीस दे दी, समझो मैंने 1 करोड़ रुपए उनको नॉन कम्प्लीट फीस दे दी। अब एसके अगर ये खर्चा अगर रेवेन्यू नेचर का है, एसके का अगर ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, तो उसका डिडक्शन वो P&L में क्लेम कर लेगा सेक्शन नंबर 37 में। सेक्शन नंबर 37 में वो नॉन कम्प्लीट फीस का खर्चा क्लेम कर लेगा। पर बीबी सर के लिए, बीबी सर का वो इनकम हो गया, तो नॉन कम्प्लीट फीस उनको इनकम हो रही, नॉन कम्प्लीट फीस इनको इनकम हो रही, तो इनका पीजीबीपी इनकम हो जाएंगे, इनका पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। पर अगर ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का नहीं है, अगर ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का नहीं है, अगर ये कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो मैं इसको इंटेंजिबल बोल दूंगा, मैं इसको इंटेंजिबल एसेट बोल दूंगा और उसके ऊपर 25% डिप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तो देखो अगर एसके का रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, नॉन कम्प्लीट फीस दे रहा है रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू मतलब हर साल दे सकते हैं, ऐसा कुछ रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो उसके लिए वो 37 सेक्शन नंबर 37 में उसको डिडक्शन मिल जाएगा। जिसको नॉन कम्प्लीट फीस मिल रही है, जिसको नॉन कम्प्लीट फीस मिल रही है उसके लिए वो पीजीबीपी इनकम है, उसके लिए वो पीजीबीपी इनकम है। पर अगर ये कैपिटल नेचर का खर्चा रहा, पर अगर ये कैपिटल नेचर का खर्चा रहा, तो उसको इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करना पड़ेगा, इंटेंजिबल एसेट, और उसको वो 25% से उसको डिप्रिसिएशन कर सकता है। समझा ये पॉइंट? तो देखो नॉन कम्प्लीट फीस अगर दे रहे होंगे बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, अगर रेवेन्यू नेचर का रहा, अगर रेवेन्यू नेचर का रहा, तभी यहाँ पे डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब एडवर्टाइजमेंट इन ब्राउचर पैम्फलेट पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका डिडक्शन आपको 80 GGB में मिलता है। एक कंपनी जो भी कंपनी रहे उनको डिडक्शन मिलता है 80 GGB में, तो वो आपको वहां से समझ में आ जाएगा, जब डिडक्शन पड़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलता, इसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलता है। उसके बाद में लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर का है, एज पर द लॉ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो अपन यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद में पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट याद रखो, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रही, तो उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अब मेरी एक बात समझो, अपना एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए के साथ समझो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरा और ए का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो उसके वजह से मेरे को ए को पैसे देने पड़े, उसके वजह से मेरे को ए को पैसे देने पड़े, तो इसका डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन की वजह से ए को अगर पैसा मिल रहा होगा तो वो पीजीबीपी में आ जाएगा, पर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की वजह से यहाँ पे टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो अपने को सौराष्ट्र लिमिटेड का केस याद आना चाहिए। सौराष्ट्र लिमिटेड में कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन नहीं था, इसकी वजह से अपन सामने वाली पार्टी को पैसे दे रहे थे, सामने वाले पार्टी को पैसे दे रहे थे। अब यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में
कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैंने पैसे दे दिए सामने वाले को, तो इसका डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा, इसका डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा। देखो 3 केस है, ये देखो मैं एक हूँ और सामने वाली एक पार्टी, मतलब आप समझो आप असेसी हो और एक सामने वाली पार्टी आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख के दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लिख के दिया है, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आ गई तो आपको सामने वाले को पैसे देने पड़ेंगे, आपको सामने वाले को पैसे देने पड़ेंगे। अब ये सामने वाले को आप अगर पैसे दीजिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एज पर कंडीशन जो हुआ वो सेटिस्फाई हो गए और आप लायबल हो गए सामने वाले को पैसे देने के लिए, सामने वाले के लिए पैसे देने के लिए आप लायबल हो गए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप सामने वाले को पैसे देंगे। अब ये आपका एक्सपेंस हो गया, ये आपका एक्सपेंस हो गया और सामने वाले का पीजीबीपी इनकम हो गया, सामने वाले का पीजीबीपी इनकम हो गया। पीजीबीपी इनकम हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है, तो यहाँ पे पीजीबीपी इनकम नहीं हुआ, पर कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफाई कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट में या टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट में और उसकी वजह से आपने सामने वाले को पैसा दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन हुआ है और उसकी वजह से आपने सामने वाले को पैसे दिया। तो सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड का केस, सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड में टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन नहीं था और वैसे ही पैसे दे दिए थे आपने। अब यहाँ पे इसका तो हो गया अपना पीजीबीपी इनकम आएगा या फिर पीजीबीपी इनकम नहीं आएगा, टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन रहा कॉन्ट्रैक्ट में और उसका पैसा मिला उसको तो पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन नहीं रहा और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हमने उसको पैसा दे दिया तो पीजीबीपी इनकम नहीं आएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अपन ने उसको पैसे दिया, अपन ने उसको पैसे दिए तो उसका डिडक्शन अपन सेक्शन नंबर 37 में ले लेंगे, उसका डिडक्शन अपन सेक्शन नंबर 37 में ले लेंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट अब बिजनेस से रिलेटेड ही कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे सारे के सारे, तो उसका डिडक्शन अपने को सेक्शन नंबर 37 में मिल जाएगा। पर पेनाल्टीज फाइन्स अंडर अ लॉ, एनी लॉ, मतलब कोई भी लॉ में इंक्लूडिंग डीटी जीएसटी, मतलब आप डीटी के इनकम टैक्स का पीजीबीपी का कैलकुलेशन कर रहे हो और इनकम टैक्स में आपने कोई पेनाल्टी पे की होंगी तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की ही प्रोविजन, इनकम टैक्स ही पेनाल्टी अलाउ नहीं है। इनकम टैक्स में प्रॉफिट निकालते समय इनकम टैक्स की पेनाल्टी ही अलाउ नहीं है। कोई भी लॉ की आपको पेनाल्टी यहाँ पे अलाउ नहीं है, कोई भी लॉ की पेनाल्टी आपको अलाउ नहीं है। पेनाल्टी और फाइन आपको अलाउड नहीं है। अब पेनाल्टी और फाइन जो होता है वो इलीगल और पेनल इन नेचर होता है, इसकी वजह से जो भी पेनाल्टी और फाइन होते हैं उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा, अब टैक्स में कोई भी सेस इंक्लूड है उसमें और सरचार्ज इंक्लूड है या फिर एडवांस टैक्स है या फिर टीडीएस है, उसका अगर आपने पैसा दे दिया है, उसका अगर एक्सपेंस क्लेम कर लिया है तो डायरेक्ट टैक्स का रहा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर इनडायरेक्ट टैक्स का आपने खर्चा रहा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बार रीजन पढ़ लो। अब देखो इनकम टैक्स और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, टीडीएस इज नॉट अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस। अब जो भी हम इनकम कमा रहे हैं, जो भी हम इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स है, नॉट अ बिजनेस टैक्स है। ये अपने इनकम के ऊपर, ये पर्सनल जो इनकम हो रही है तेरे को, पर्सनल जो इनकम होने वाली है अपने को, पर्सनल जो इनकम होने वाली है असेसी को, जो भी असेसी उसको जो पर्सनल इनकम होने वाली है उसके ऊपर वो टैक्स पे करने वाला है, तो ये बिजनेस रिलेटेड खर्चा है कि नहीं? बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं है, इनकम टैक्स अपना बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं है। तो इन शॉर्ट समझ लो आप, इनकम टैक्स में जब हम पीजीबीपी का कैलकुलेशन करते हैं तब इनकम टैक्स में जो भी पैसे दे रहे हैं हम, इनकम टैक्स में जो भी हम पैसे दे रहे हैं, फिर वो पेनाल्टी रहो, टैक्स रहो, इंटरेस्ट रहो, अपने को इनकम टैक्स का कोई भी खर्चा यहाँ पे अलाउ नहीं, कोई भी खर्चा आपका यहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, नॉट अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंस है, नॉट अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस। तो देखो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का कोई भी खर्चा अलाउ नहीं है, नाइंसाफी हो रही है अपनी इनकम टैक्स में, देखो अपने साथ ही। तो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का कोई भी खर्चा अलाउ नहीं है, फिर वो टैक्स रहो, पेनाल्टी रहो, इंटरेस्ट रहो, अपने को इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, टैक्स, पेनाल्टी यहाँ पे पीजीबीपी का कैलकुलेशन करते समय अलाउड नहीं है। फिर अब आपने अगर पीजीबीपी का कैलकुलेशन करते समय आपने अगर डेबिट करके रखा होगा पीएनएल में, तो उसको आपको
ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में, उसका आपको ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में। तो देखो टैक्स तो हो गया। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी जो रहा है, डायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट अपने को अलाउड नहीं, पर इनडायरेक्ट टैक्स का अपने को अलाउड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है फिर से, हाउएवर टैक्स और इंटरेस्ट पेड नेट ऑफ आरटीसी इनडायरेक्ट टैक्स इज अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, इज अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस। पर जो इनकम टैक्स का इंटरेस्ट और टैक्स दे रहे हैं अपन, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट और टैक्स दे रहे हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, वो अपना पर्सनल एक्सपेंस होता है, वो अपना पर्सनल एक्सपेंस होता है। समझ में आया क्या है? तक समझ में आया तो लाइक कर देना रे वीडियो। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर। अभी देखो इंटरेस्ट जो है अपना टैक्स का इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट जो रहा, अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हम जो टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं, जो टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं मतलब कैश लीजर में, कैश लीजर में जो भी हम टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट ऑफ आईटीसी बोला है। नेट ऑफ आईटीसी मतलब जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपनी, उसमें से अपने को इनपुट टैक्स जो है अपना आईटीसी माइनस कर देना पड़ेगा। जो कैश में अपन पे कर रहे हैं, जो अपन कैश में पे कर रहे हैं, उसका आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है नेट ऑफ आईटीसी। तो देखो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के ही एक्सपेंस अपने को अलाउड नहीं है, पर बाकी सारे अगर टैक्स बाकी कोई टैक्स रहा इंडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड तो अपने को यहाँ पे एक्सपेंस अपन क्लेम कर सकते हैं। अब देखो इंटरेस्ट तो हो गया इसके लिए, लोन डायरेक्ट टैक्स के लिए जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स। इंटरेस्ट अपन ने लोन लिया, लोन क्यों लिया? अपने को इनकम टैक्स या फिर एडवांस टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स या फिर एडवांस टैक्स पे करना है, उसके लिए हमने लोन लिया, उसके लिए हमने लोन लिया, उसके लिए हमने लोन लिया, और वो लोन पे अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन पे अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो यार हमने अभी देखा कि इनकम टैक्स जो होता है वो अपना पर्सनल एक्सपेंस होता है, इनकम टैक्स जो होता है अपना पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए हमने लोन लिया है, पर्सनल एक्सपेंस के लिए हमने लोन लिया और पर्सनल एक्सपेंस के लिए लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट अलाउ होना चाहिए या नहीं? इंटरेस्ट अलाउड नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि ये इनकम टैक्स जो है अपना वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, और लोन जो लिया है अपन इनकम टैक्स पे करने के लिए लिया है। तो जो लोन लिया है वो हमने पर्सनल पर्पस के लिए लिया है, पर्सनल पर्पस के लिए लिया है, तो आपको यहाँ पे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स, तो उसका अपने को डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नॉट अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब बिजनेस के रिलेटेड कोई लोन लिया, बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई लोन लिया, बिजनेस के रिलेटेड कोई लोन लिया तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लोन मस्ट बी फॉर बिजनेस पर्पस, लोन मस्ट बी फॉर बिजनेस पर्पस। अब CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका खर्चा आपने किया, CSR का रिलेटेड कोई भी खर्चा किया। अब एज पर लॉ है, अब कंपनी एक्ट में लिखा है आपने को CSR का खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे CSR का खर्चा करना पड़ेगा, आपने को लॉ में लिखा है, पर इनकम टैक्स बोलता है अपना पर्टिकुलरली उन्होंने लिख के दिया अपने इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 37 में कि CSR का खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा, CSR का खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। तो CSR याद रखो, एक थोड़ी अलग केस है यहाँ पे, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड भी है, एज पर लॉ भी है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं, आपको CSR का खर्चा एज पर लॉ करना पड़ता है। पर इनकम टैक्स में उन्होंने एक सेंटेंस दे के रखा है कि आप CSR का खर्चा यहाँ पे नहीं कर सकते, CSR का आप खर्चा नहीं कर सकते। तो CSR इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड एज पर लॉ। एज पर लॉ मतलब इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं अपन, एज पर लॉ यहाँ बोला है। देखो CSR का खर्चा आपको अलाउड नहीं है, वो बिजनेस रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर का है, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, पर आपको CSR का खर्चा यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, एज ए डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। तो P&L में आपने अगर डेबिट करके रखा होगा CSR का खर्चा, तो आपको प्रॉफिट में वो ऐड बैक कर देना पड़ेगा, प्रॉफिट में वो ऐड बैक कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिसअलाउड है, क्योंकि वो डिसअलाउड है। उसके बाद में पर्सनल एक्सपेंसेस रहा तो उसका डिडक्शन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्सनल रिलेटेड एक्सपेंस है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट डिलीवरी एक्सपेंस बिजनेस के रिलेटेड है, तो बिजनेस के रिलेटेड शिपमेंट रेट उसका आपने को खर्चा मिल जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस प्रॉपर्टी, अब जो भी प्रॉपर्टी हमने स्टॉक का इंश्योरेंस ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी का ले लिया, बिल्डिंग का ले लिया, उसके सिवा भी आपको बिजनेस रिलेटेड कोई खर्चा रहा उसका आप यहाँ पे इंश्योरेंस पे करो। समझो फर्नीचर है, अपना फर्नीचर है, अच्छा फर्नीचर है अपने पास, तो उसका आपने इंश्योरेंस ले लिया, वो कहीं भी ऊपर के सेक्शन में कवर नहीं, तो उसका आपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। ओनली बिजनेस रिलेटेड प्रॉपर्टी और असेट। बैंक चार्जेस फॉर बिजनेस, बैंक चार्जेस कोई भी रहा हो तो अपने को यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड है, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और रेवेन्यू नेचर का है, तो यहाँ पे खर्चा उसका अलाउ हो जाएगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस यहाँ पे खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो ये
बस अपने को बिजनेस नेचर का होना चाहिए, बिजनेस का नेचर देखना चाहिए। टेलीफोन एंड इंटरनेट अगर बिजनेस रिलेटेड रहा, मतलब बिजनेस में आपने वाईफाई लगा के रखा है, उसका खर्चा आपने को हर साल देना पड़ेगा। कुछ फोन लगे आपने कंपनी के नंबर के, तो उसका खर्चा आपने को हर साल देना पड़ेगा, तो उसका आपने को खर्चा अलाउ हो जाएगा। स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, इसका भी खर्चा आपने को मिल जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय की स्किल के लिए, अपने बिजनेस में जो एम्प्लॉय उनकी स्किल बढ़ाने के लिए अपने खर्चा कर रहे हैं, तो उसका भी खर्चा अलाउड हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब आपने सेक्शन नंबर 35 में पढ़ लिया है, सेक्शन नंबर 35 में पढ़ लिया है, तो यहाँ पे ये गलती से आ गया होगा, तो इसका खर्चा अब सेक्शन नंबर 35 में ले सकते हो। ये कट कर दूंगा मैं जब PDF अपलोड कर दूंगा इधर। तो सेक्शन नंबर 35 में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, तो साइंटिफिक रिसर्च का वहाँ मिल जाएगा। पर साइंटिफिक रिसर्च के चल रहे दे अलग कोई खर्चा रहा है साइंटिफिक रिसर्च के अलावा, तो आप यहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे उसको हम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में डिप्रिसिएशन, मैंने क्या बोला था कि अगर कोई दूसरे सेक्शन में इसका डिडक्शन मिल जाएगा, तो इस सेक्शन में उसको डिडक्शन लेने की जरूरत नहीं। अब सेक्शन नंबर 32 में आपने को डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, डिप्रिसिएशन आपने को उस सेक्शन में अलाउड हो जाएगा। उस सेक्शन में अलाउड हो गया तो अपन सेक्शन नंबर 37 को देखेंगे क्या? नहीं, सेक्शन नंबर 37 को नहीं देखेंगे। अगर पर्टिकुलर सेक्शन दे के रखा है वो एक्सपेंस के रिलेटेड, तो अपन वही डिडक्शन लेंगे। पर अगर पर्टिकुलर सेक्शन नहीं दिया है तो अपन जनरल डिडक्शन देखेंगे, या फिर सेक्शन नंबर 36 के जो अदर डिडक्शन है वही देखेंगे। सेक्शन नंबर 36 और सेक्शन नंबर 37 सबसे आखिरी में देखने का। तो देखो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट अपने को यहाँ पे ये सेक्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेक्शन नंबर 32 में अलाउड हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपना सेक्शन नंबर 35D में इसका अलाउ हो जाएगा, तो सेक्शन नंबर 37 में इसको देखने की जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस फॉर क्लाइंट, तो इसका भी अगर बिजनेस मीटिंग किया और बिजनेस प्रमोशन कर रहे हैं बिजनेस का, उसके रिलेटेड खर्चा तो आपको यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। कमीशन और ब्रोकरेज अलाउड हो जाएगा बिजनेस रिलेटेड रहा तो। एक्सपेंसेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ब्राइब्स दे रहे, कमीशन दे रहे अपन, तो यहाँ पे कोई वसूली कर रही आ रहा है, उसका कमीशन दे रहे हैं अपन, तो ये ब्राइब्स कमीशन ये इलीगल है, ये नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, सॉरी प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अपने को क्या चाहिए? नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब ये ब्राइब्स देना, कमीशन देना, वसूली के लिए कोई आया हो तो उसको पैसा देना, तो ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। कोई भी ऐसे जबरदस्ती अपने से पैसा नहीं ले सकता, जबरदस्ती अपने से पैसा नहीं ले सकता, तो इसका यहाँ पे अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो एक्सपेंसेस ऑन इलीगल और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज इज डिसअलाउड। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने किसी को, कोई गुंडा है अपना एरिया का और उसको पैसे दिए या फिर ब्राइब दी किसको, तो इसका डिडक्शन अलाउ होगा क्या? तो एग्जाम में ये एडजस्टमेंट आ सकती है। इसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट और एनी अदर डोनेशन। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट आप फाइनल में पूरा चार्ट पढ़ोगे, एक चैप्टर है इसका पॉलिटिकल पार्टी का। तो इनको अगर कोई भी डोनेशन दिया आपने, इनको अगर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 80D में ये पूरा कवर हो जाता है। 80D में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 37 में आप यहाँ इसका डिडक्शन नहीं ले सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो इसका डिडक्शन आप नहीं ले सकते हो। उसके बाद में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, तो इसका भी अगर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मतलब अगर एम्प्लॉय को हम जबरदस्ती निकाल दे रहे हैं, जबरदस्ती मतलब समझो अपने को थोड़ा कॉस्ट कम करना है, तो अपने को इतनी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर की जो फील्ड है, उनके बहुत सारे मेरे दोस्त है इंजीनियरिंग की फील्ड के, तो उनकी जो कंपनी है वो क्या कर रही है, जो भी एम्प्लॉय उनकी जरूरत नहीं, मतलब उनके हाथ में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं, जो इंजीनियर की, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उनके हाथ में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है अब तक, तो उनको कंपनी से निकाल दे रहे हैं। उनका टेस्ट ले रहे हैं, अगर टेस्ट में वो क्वालिफाई कर गए तो उनका नॉलेज अच्छा है, तो वो कंपनी में रह रहे, पर उनका टेस्ट देने के बाद अगर उनका नॉलेज अच्छा नहीं, तो उनको कंपनी से निकाल दे रहे कि आप 1 मंथ की सैलरी लो आप, और आप दूसरा जॉब ढूंढ लो आपके लिए, आप ये कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो ये भी आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में रिक्रूटमेंट कॉस्ट, तो एम्प्लॉय के लिए हायर कर रहे हैं अपन न्यू एम्प्लॉय, तो उसका भी खर्चा, रिलेटेड खर्चा अपने को डिडक्शन बोल के मिल जाएगा। उसके बाद में ऑब्सोलेट स्टॉक और इन्वेंट्री राइट ऑफ और लॉस ड्यू टू थेफ्ट। अब थेफ्ट मतलब चोरी हो गई अपने ऑफिस में, या फिर ऑब्सोलेट कर दिया, फिर इन्वेंट्री राइट ऑफ कर दी हमने, तो इसके रिलेटेड खर्चा, बिजनेस के रिलेटेड खर्चा या फिर जेन्युइन खर्चा, तो अपने को यहाँ पे डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, डिडक्शन अपने को अलाउ हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, एडवांस पेमेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ। अब देखो बैड डेब्ट्स के केस में हमने क्या पढ़ा था कि बैड डेब्ट्स हुआ तो सेल हुआ होगा, सेल
होने के बाद उसका बैड डेब्ट्स हुआ, सेल होने के बाद उसका बैड डेब्ट्स हुआ, तो अपने को उसका डिडक्शन मिल जाएगा, अपने को उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो अपने पहले इनकम होना चाहिए, इनकम के बाद अपन उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब एक बात समझो, मैंने किसी को एडवांस दे दिया, एडवांस मैंने किसी को दे दिया है कि वो मेरे को गुड सप्लाई करेगा, बाद में कोई भी सर्विस है वो मेरे को बाद में सप्लाई करेगा, बाद में सप्लाई कर देगा। पर वो सर्विस सप्लाई करने के पहले, वो गुड सप्लाई करने के पहले वो बैंकरप्ट हो गया। अब ये मैंने जो एडवांस पैसा दिया है, वो मेरे को मिलेगा क्या? नहीं, वो मैं नहीं लूंगा, अब उससे वो नहीं मिलेगा। क्या ये बैड डेब्ट से क्या ये बैड डेब्ट से क्या नहीं, क्या ये बैड डेब्ट से क्या नहीं, क्या ये बैड डेब्ट से क्या नहीं? मैंने उसको एडवांस दिया है, ये मेरे इनकम में आया होगा क्या? नहीं, मैं इसको राइट ऑफ तो करूंगा, मैं इसको राइट ऑफ करूंगा, पर ये मेरे इनकम का पार्ट हुआ होगा कि कभी प्रीवियस ईयर में या अर्लियर प्रीवियस ईयर में? नहीं, ये मेरे इनकम का पार्ट नहीं बना होगा। ये मैंने एडवांस दिया है, ये एज ए लोन दिया है। लोन के केस में भी हम जो लोन दिया है उसका जो बैड डेब्ट्स है वो अपन मतलब उसका केस अलग था, और जो सेल्स में कंसिडर कर रहे हैं उसका केस हमने अलग पढ़ा था। तो देखो, एडवांस अगर पैसा दे रहे हैं अपन किसी को, एडवांस अगर पैसे दे रहे हैं तो ये बैड डेब्ट्स नहीं होता है, ये बैड डेब्ट्स नहीं होता है। तो मतलब अगर सेल्स से रिलेटेड रहा तो इनकम के रिलेटेड खर्चा है तो अपना यहाँ पे बैड डेब्ट्स अपन क्लेम कर लेंगे। लोन दिया किसी को और बैड डेब्ट्स हो गया तो अपन उसका डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। पर लोन देना अपना बिजनेस है, तो उसका अपन डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। पर अपन ने किसी को एडवांस दे दिया, और वो बैंकरप्ट हो गया, और अब यहाँ पे अपने को इसका खर्चा जो एडवांस दिया आपने, उसका खर्चा अपने को नहीं मिलेगा, उसका खर्चा अपने को मतलब फिर से वो पैसे वापस नहीं आने वाले। तो उसको बैड डेब्ट्स नहीं बोलते, पर क्या ये खर्चा है अपने लिए? हाँ, मैंने एडवांस दे के रखा है सामने वाले को, और उसका पैसा मेरे को मिलने ही नहीं वाला है, तो ये एडवांस जो है उसका डिडक्शन अपने को सेक्शन नंबर 36 में बैड डेब्ट्स के केस में नहीं मिलेगा, पर सेक्शन नंबर 37 में मिल जाएगा। बिजनेस के रिलेटेड खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो अपने को सेक्शन नंबर 37 में इसका खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो एडवांस पेमेंट रिटर्न ऑफ नॉट अ बैड डेब्ट्स, इसका खर्चा अपने को अलाउ हो जाएगा इफ एडवांस जो है वो बिजनेस के पर्पस के लिए दिया हो। बिजनेस के पर्पस के लिए अगर एडवांस दिया तो इसका खर्चा अलाउ हो जाएगा। अब डिविडेंड और डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, पहले होता था ये कंसेप्ट, अब एबॉलिश हो गया है। मैक्सिमम केस में यहाँ पे डीडीटी नहीं लगता है। पहले जब डिविडेंड देते थे, कोई भी कंपनी डिविडेंड देते थे, तब डीडीटी का कंसेप्ट होता था, अब नहीं है। तो इतना याद मत रखो, पर डिविडेंड तैयार रखो। डिविडेंड अगर किसी को दिया है, डिविडेंड अपना एक्सपेंस है क्या? नहीं, डिविडेंड अपना एक्सपेंस नहीं होता है भाई, डिविडेंड अपना एक्सपेंस नहीं होता। या अपन प्रॉफिट में से दे रहे हैं, अपने प्रॉफिट के हिस्सेदार है वो, इसलिए अपन डिविडेंड दे रहे। तो ये अपॉर्चनमेंट ऑफ प्रॉफिट होता है इनडायरेक्टली, तो हम प्रॉफिट में से उनको डिविडेंड दे रहे। तो देखो, डिविडेंड का खर्चा अपने को अलाउ नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम डिविडेंड के लिए, क्योंकि वो शेयर होल्डर जो है वो ओनर होते हैं। तो ओनर के लिए हम खर्चा दे रहे, ओनर को हम पैसे दे रहे, तो वो अपना खर्चा नहीं है, वो अपन प्रॉफिट में से दे रहे, वो प्रॉफिट के हिस्सेदार है। तो ये डिविडेंड का खर्चा अपने को सेक्शन नंबर 37 में अलाउड नहीं है। अब फ्री वाइज क्या होता है, देखो कंपनीज क्या करती है, बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो डॉक्टर को उनकी जो दवाई है, मेडिसिन है उनके, वो प्रमोट करने के लिए कमीशन देती है। कंपनी जो होती है बड़ी बड़ी, वो डॉक्टर को कमीशन देती है कि इनकी दवाई आप प्रमोट करो, ये डॉक्टर जो है इनकी दवाई प्रमोट करे, तो इनके लिए उनको कमीशन मिलता है, अब ये देखा जाए तो डॉक्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डॉक्टर के जो पर्टिकुलर डॉक्टर को अप्लाई होती है, जैसे अपने ICI का CA एक्ट है अपना, तो वैसे डॉक्टर के भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो इनको ये कमीशन मिलना इलीगल होता है, ये कमीशन नहीं ले सकते ऐसे कंपनी से। पर अभी भी कुछ लोग लेते होंगे, कुछ डॉक्टर लेते होंगे, पर देखा जाए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये डॉक्टर को ये कमीशन लेना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। तो इनको अगर कोई भी ऐसा मिल रहा होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी से टू डॉक्टर, तो ये खर्चा अपने को अलाउड नहीं होगा एज ए डिडक्शन। मतलब हम कंपनी है और कंपनी किसी को कमीशन दे रही, किसी डॉक्टर को कमीशन क्यों दे रही? तो उनका वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करे, तो इसकी वजह से वो कमीशन दे रही, मतलब गिफ्ट दे रही है, ट्रायल फैसिलिटी दे रही है, या फिर पैसे में दे रही। तो कोई भी प्रकार का उनको बेनिफिट हम दे रहे, परक्यूजिट या बेनिफिट दे रही कंपनी है डॉक्टर्स को। तो हम कंपनी एज ए है, और असेसी अब डॉक्टर्स को, फार्मास्यूटिकल कंपनी आपने और डॉक्टर को हम कमीशन दे रहे हैं, या फिर
कोई भी बेनिफिट दे रहे, कोई भी परक्विजिट दे रहे हैं तो उसका डिडक्शन अपने को अलाउ नहीं होगा, उसका डिडक्शन अपने को अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये इलीगल एक्सपेंसेस, इलीगल मतलब मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है भाई, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। वो डॉक्टर अपने को क्या समझता है भाई, डॉक्टर का वो कौन सा दवाई देगा, कौन सा ये देगा, तो वो क्या कर देता है, उनका ही वो कंपनी का ही दवाई दे देता है, तो ये इलीगल होता है, ये इलीगल होता है, तो इसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद कस्टमरी एक्सपेंसेस है, पूजा एट न्यू ईयर, दिवाली, जो पूजा कर रहे हैं अपन ऑफिस में, जो भी छोटे छोटे एक्सपेंस हो रहे हैं पूजा के लिए वगैरह, तो उसका खर्चा अपने को अलग हो जाएगा। बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, क्यों हम लोगों के असिसी की श्रद्धा के साथ उनको खेल सकते, तो ऐसा कोई पूजा वगैरह की उसने, तो उसका खर्चा अपने को अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में प्रीमियम पेड और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका भी खर्चा अपने को यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस बोल के यहाँ पे इसको खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 में क्या है, पूरा आपको लिस्ट दे के रखा है। लिस्ट मतलब ये केस लॉ के बेसिस पे या फिर कुछ प्रोविजन के बेसिस पे ये लिस्ट आ गया है, तो ये लिस्ट आपको 2-3 बार पढ़ लो। बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस से कुछ अलग अलग, मतलब CSR है, CSR अब नॉट प्रोहिबिटेड बाय, मतलब लॉ के हिसाब से ही अपने को CSR का एक्सपेंसेस करना पड़ता है, फिर भी यहाँ पे अपने को डिसअलाउ कर दिया है। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर नाम आपको याद करने पड़ेंगे। आप लिस्ट 2-3 बार याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है या फिर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, रेवेन्यू नेचर, आपको ये समझ में आ जाएगा। इतना ही कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको 1-2 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में आपको 1-2 नाम ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सेक्शन नंबर 37 के अंदर उसका डिडक्शन क्लेम करना है या नहीं, या आपको वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया जनरल डिडक्शन की लिस्ट अपने सेक्शन नंबर 37 अंदर। अब हमारा एडमिसिबल डिडक्शन का पूरा पार्ट होता है यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 40 से, यहाँ पे हम जो डिडक्शन आपके अलाउड नहीं होते, अब ये अलाउड वाले डिडक्शन अपने हो गए पूरे। तो आप एक बार अगर क्वेश्चन वगैरह होंगे, इलस्ट्रेशन होंगे, अब वो सॉल्व कर सकते हो इन एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन नंबर 14। हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और वीडियो लाइक कर देना।